नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके बीच में आए हैं। आज का जो टॉपिक है वह है डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन के सारे आयामों को देखेंगे। व्हाट आर द ऑल डायमेंशंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन भारत में एक ऐसी प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, डेट इज ए प्रोसेस जहां पर पावर को बॉटम से ऊपर लाने या ऊपर से नीचे लाने की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये कहती है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी को जो समाज के ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों से बनकर उनकी इच्छाओं, उनके विल के इच्छाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्माण हो। डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन टोटली फोकस ऑन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स। In India, if we can discuss the history of the decentralization, so we can find that the local self-government in the rural and the urban areas through the 73 and 74 constitutional amendment. There is a very deep-rooted history of the decentralization in India. If we go in the ancient period, we can focus in the Mahabharata period. There are many examples of the decentralization. We also see the concept of decentralization in the Kautilya's Arthashastra. In the medieval period, there is Abul Fazl and their text also indicate the local self-government. But in the modern time, when we find the term local self-government, yeah, sharing power among the all units, there is in 1882 by Lord Ripon. Lord Ripon announced the concept of local self-government. तो अगर हम आधुनिक भारत में इसके कंसेप्ट को समझते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में लॉर्ड रिपन के कंसेप्ट से हमें इसको देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन है भारत में, अगर हम देखेंगे तो विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर सेंटर, that is the procedure, that is the hierarchy of the power. Centralization means all the power in the जो सारी की सारी जो पावर है वह सेंटर के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि उस पावर को यहां तक शेयर कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इन द लोकल टर्म वी कैन डिफाइन इट एज अ पंचायती राज। There is the one philosophy and the ideology. This is not limited on the local self-government. It is the example of the direct democracy. The Gandhi and the Vinoba Bhave talk about Sarvodaya governance. That means the participative democracy. In 1872, Lord Ripon announced the recommendations of the local self-government in India, and during the national movement, Mahatma Gandhi popularized to that particular term in all over the India, in all over the world. यहाँ पर हम
यही बात करने चाह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के टर्म या डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट क्या होते हैं, कि कैसे काम करते हैं। हमने यहां पर यह भी देखा कि किस प्रकार से इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम देखते हैं कि महाभारत के काल से अगर इसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कौटिल्य की रचनाओं में आप इसको देख लीजिए, अबुल फजल के ग्रंथों में आप इसको देख सकते हो, और फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ने इसको 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 लागू करने का काम किया। बट अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 यही बात करता है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा, राज्य पंचायतों को बनाएगा। Basically, the decentralizations define the term of democratic decentralization. We also can democratic decentralization. यानी कि डेमोक्रेसी से जो पावर मिला है उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना। That is the real local self government, the concept of the real local self government. और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गांधी और विनोबा भावे के उन आयामों के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद ये बहुत सारे प्रयास ऐसे किए गए, और इन प्रयासों ने किसी न किसी रूप में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंसेप्ट को लागू किया जाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने यहाँ पर एक ये थोड़ा सा देखा कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर का घटाव, और पावर का घटाव कहाँ जाएगा, रूट लेवल तक जाएगा, ग्रामीण स्तर तक जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर अगर हम सामान्य तौर पर देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। 3 टर्म्स को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन पर जाए उससे पहले ये जो 2 टर्म आप लोगों के सामने दिख रहे हैं इनको भी हम एनालाइज कर दें, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट रिपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, यानी टॉप मैनेजमेंट, यानी जो पावर होगा वो किसके हाथ में होगा, फ्यू हैंड्स पर होगा। अगर बात करें कि अगर भारत में आज डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता तो पावर किसके पास होता, अमित जी के पास होता, अमित शाह जी के पास होता, और मोदी जी के पास होता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन है तो आज हम देखते हैं द सेकेंड टर्म इज द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म शेयर द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, and also when the term of decentralizations coined and amendment to the Indian constitutions, it also elaborate in the Indian constitutions in 73rd and 74th constitutional amendment. Now the power also shared in the local self government in the rural and urban areas, the panchayati raj system. What is the decentralization? It can be defined or even be systematically distribution of authority of every level of the management. अब ऐसा हो गया, that is the one example front all of you. That is the an institutions. पावर सारा का सारा मान लीजिए कि उसके डायरेक्टर के पास है, लेकिन जब पावर यहाँ की इकाइयों के बीच, इन यूनिट्स के बीच में भी आ जाएगा तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। डेट इज द डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर दे द 2 फेमस डेफिनेशंस, 2 फेमस स्टेटमेंट्स ऑफ द ल्यूइस एलन एंड L.P. Strong. Decentralize refer to try systematically effort to delegate to the lowest level all authority except that which can only be exercised at central points. यानी कि बोल रहे हैं कि लोवेस्ट लेवल तक ऑल अथॉरिटी ये एक्सेप्ट करे कि भैया जो सेंट्रल पॉइंट पर जो पावर जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो सिस्टमेटिकली उस एफर्ट्स ऑफ डेलीगेशंस के तहत लोवेस्ट लेवल पर भी आए। ये बोल रहे हैं ल्यूइस एलन। L.P. Strong क्या कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मीन द डिवीजन ऑफ ए पावर ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इनटू रिलेटिवली ऑटोनोमस यूनिटी विथ ओवरऑल अथॉरिटी and responsibility for their operations delegates to time of KKT unit. L.P. Strong। देखो ऐसा है, सामान्य भाषा में अगर हम समझेंगे तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन डिवीजन ऑफ ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ही है। अरे भाई एक आदमी नहीं करेगा ना, भारत में तो 125 करोड़ लोग रहते हैं,
अब 125 करोड़ लोग में आपने ठीक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप अथॉरिटी पूरा डिसीजन ले लेगी, और टॉप अथॉरिटी ले लेगी तो फिर जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ द ग्रास रूट लेवल, हाउ दे मेक ए माइंड सेट, तो ये भी तो एक देखने वाली बात है ना। तो इस कारण से डिसेंट्रलाइजेशन को तो विभाजित किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन यही कर रहा है कि जो पावर है और जिस पावर का आप यूज कर रहे हो वो पावर एक जगह स्तर ना होकर वह डिवीजन हो जाएगा सिस्टमेटिकली और सारी यूनिट्स के बीच में शेयर हो जाएगा। इससे एफिशिएंसी भी आएगी, डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होगा। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लेकिन यहां पर हम इसको इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो यहां पर हमने दो डेफिनेशन देखी, फिर मैंने यहां पर देखो ये बताने का प्रयास किया है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नेंस। lower the main reason of the for decentralization is that there are several issues that can be efficiently solved at the local level। बहुत सारे इश्यूज हैं। अब मान लीजिए कि आज मोदी जी है, क्या मोदी जी को पता है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में समस्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम, और अधिकारी छोटे लेवल की चीजों को बताएंगे नहीं। तो अगर मोदी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन मान लीजिए लागू कर रखा है, या हम कहेंगे कि अब हम यहाँ पर किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे, तो अब वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के लोगों का मुखिया है, बिकॉज वो उनके बीच में रहता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ दैट, वो उन्हीं के बीच से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो गया ना कि इससे गवर्नेंस अच्छा बनेगा ना, एफिशिएंसी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लोकल लेवल पे। यहाँ मोदी जी तक नहीं आएगी। मोदी जी पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, अमेरिका, इनके साथ संबंधों की, या फिर देखिए वैश्विक स्तर पर बेहतर मैनेजमेंट की चीज़ों को देखे, या लोकल लेवल के गवर्नेंस को बेस्ट करने में लगे रहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन यही कहता है कि भाई आपके पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके पावर को हम नीचे लेवल तक लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ा रीजन इसका यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है। तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन के सारे आयामों को समझेंगे तो आप यही इसके अंदर समझेंगे। लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति क्या है, कैसे है। अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं लाया गया था। गांधी जी चाहे भले ही बात कर रहे हैं, गांधी जी बात करते थे ओशियन सर्किल की, कि भाई इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, और इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस मिलेगा तभी क्योंकि इस इंडिविजुअल से ही नेशन है। अगर इंडिविजुअल नहीं रहेगा, सोसाइटी नहीं रहेगी, जिला नहीं रहेगा, गाँव नहीं रहेगा, तो कैसे बनेगा। लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसलिए नहीं क्योंकि भारत 365 के लमसम 565 के लमसम रियासतों में बटा हुआ था। द डिविजन्स ऑफ द प्रोविंसेस ड्यूरिंग द फ्रीडम इंडिपेंडेंस। सो अब यहाँ पर अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दे तो भारत स्प्लिट हो जाता है, भारत टूट जाता है, ऐसा डर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को था। तो हमने यहाँ पर यह प्रयास किया था कि कैसे भी करके या किसी भी प्रकार से करके हम इसको यहाँ पर नहीं होने देंगे। इस कारण से हमने उस समय नहीं रखा, लेकिन गांधी जी के दबाव में आर्टिकल 14 रखा गया। ये एक लॉलीपॉप था गांधी जी को दिया गया कि भाई हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कोई स्पष्ट यहाँ पर परिणाम हमें देखने को नहीं मिला था। तो हम देख सकते हैं कि अब क्या करें। तो उस समय एक फाउंडेशन था, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन ने यूएसए की मदद से 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा कार्यक्रम के रूप में लागू करवाया पूरे देश में। तो यहां पर क्या हुआ कि इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत लोग कम्युनिटी के लेवल पर पार्टिसिपेट करने लग गए, और that is the reasons of that particular program is to encourage, to enhance the quality of life of the peoples, or there is a very positive result in all over the world, all over the India after that program. So now there are pressures on the government कि भाई आप कैसे करके इसको करिए। अब आप कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पर यह भी देखने की बात थी। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि 1957 में
बी आर मेहता कमेटी बनाई जाती है, और बी आर मेहता कमेटी की सिफारिशों के बाद ही पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका पिता काटा, और उसके बाद सेकंड स्टेट आंध्र प्रदेश था जहां पंचायती राज लागू हुआ। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जब ये स्टेब्लिश की गई थी, तो देयर द प्रेशर्स ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बिहाइंड इट, ये उस समय उसके ऊपर एक प्रेशर था। तो वहां पर ये जब ये लाया गया तो देयर द मेनी रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए 3 लेवल पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और इसके साथ ही उन्होंने एक स्पष्टता के साथ ये बताने का प्रयास किया विद कलेक्ट डेट आफ्टर डेट टाइप ऑफ फॉर्म्स implemented in the India, that we can find the participations and the development of the peoples, and that the peoples also make a direct participation in the democracy. They also raise their issues, their concerns in the panchayat, block and the district council. And the Balwant Rai Mehta also elaborate all the concept, all the process of the panchayati raj system in India. But we all know about that after Balwant Rai Mehta committee, the decade of the 60s is the very problematic for the India, because during the two major wars happened, the India-China war and the India-Pakistan war, and also the problems of the food grain, and the economic crisis front of the India. सो ये जो पॉलिसी थी ये लागू नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय भारत के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कमेटी स्थापित की गई। पहली कमेटी ने के बाद में द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट कमेटी दैट फाइंड द प्रोसीजर, दे फाइंड एलिबरेटिव सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट व्हाट the result of the participations of the peoples. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरी कमेटी, हम इसको मिटा देते हैं, द सेकंड कमेटी स्टेब्लिश अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी AMC in 1978. अशोक मेहता कमेटी ने भी अपना रिकमेंडेशन दे दिया। उन्होंने बी आर मेहता कमेटी ने 3 लेवल पे पंचायती राज स्टेब्लिश करने की बात की, इन्होंने 2 लेवल पे स्थापित करने की बात की, और इन्होंने भी एक बहुत ही एलिब्रेट तरीके से इस प्रोसीजर को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में दांतेवाला कमेटी, GV के राव कमेटी 1985, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986, PK थुंगन समिति 1988, many of committees elaborate, many of committees establish। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचायत राज के लिए उसके बाद बहुत सारी कमेटीज को स्टेब्लिश किया गया। There is also one chart to elaborate the concept of centralization and decentralization, meaning centralize of power of the higher level only, power in the all levels, higher level नहीं all levels, suitable है, suitable for the small size organizations, suitable for the large scale organization। यानी किसी देश की जनसंख्या 125 करोड़ है तो वहाँ के लिए तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है? लेस फ्रीडम ऑफ द एक्शंस फॉर द सबऑर्डिनेट, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्शन के वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये काम किया गया। मित्रों, ये जो यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट के अंदर कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो मैं आपके सामने एलिब्रेट कर रहा हूँ, और ये यूजीसी नेट के साथ साथ आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि आखिर होता क्या है ये और ये कैसे काम करता है। याद रखना
कि both various committees formed for the decentralization, but in 1989 Rajiv Gandhi announced a bill in the parliament with the 64 constitutional amendment bill for the पंचायती राज सिस्टम, और ये लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया, तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने पंचायती राज को स्ट्रांग बनाने के लिए, पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए 1990 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया और लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन उस समय वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर 1991 में वीपी सिंह सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार ने पुनः इसको संवैधानिक आधार देने का प्रयास किया, और आफ्टर डेट 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पास हुआ। और याद रखना कि जब ये हुआ, इसके बाद पहले जो चुनाव हुए थे वो एमपी में हुए थे, मध्य प्रदेश में। दे द करंटली इश्यू ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल लेवल इन द मध्य प्रदेश, दैट इज द इन करंट टाइम। याद रखना 1992 में ये पास हुआ और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पंचायती राज सिस्टम को 1993 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। फिर अगर एलिब्रेट तरीके से आपको पूछे गए तो याद रखना कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो 24 अप्रैल 1993 और 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 जून 1993 को लागू किया। देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस इन द बोथ ऑफ डेट। तो ये याद रखना कि 1989 में पहली बार 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लागू करने का प्रयास राजीव गांधी जी ने किया, लेकिन नहीं हो पाया। वीपी सिंह की सरकार ने किया, गिर गई। उसके बाद में फिर नरसिंह राव की सरकार ने, पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने इसको रखने का प्रयास किया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन? दैट इज द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस। पूछा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन क्यों चाहते हो, या डिसेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक्सपेंडेड वर्जन, पहले इतना था, मान लीजिए यही डेलीगेशन था, अब डेलीगेशन इतना बड़ा हो गया, तो क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में पहले क्या था कि पावर लेने की अथॉरिटी केवल यहाँ तक थी, अब पूरे को हो गई है। पहले भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में था, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ गई है। तो ये हो गया ए वर्जन, एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। इसके रोल को बढ़ाया है, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे उसके रोल को उन्होंने बढ़ा दिया। नाउ दे टेक डिसीजंस एंड देयर लेवल, दे मेक पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इट इज द प्रोसेस विच एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आ गया। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, ऊपर वाले के पावर को कम कर दिया, उसके वर्कलोड को कम कर दिया। दो एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्पेज देम, अब सारे एम्प्लॉय डिसीजन लेने लग गए, अकाउंटेबल हो गई। तो अगर हम देखें तो ये तो हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम देखें तो इसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की देखें, देखो मित्रों, देयर द मेनी टाइप ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशंस, या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशंस, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशंस। देयर द मेनी टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन, इससे आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पीपल्स मेक देयर ओन गवर्नमेंट, दैट मीन्स द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो there are many positive aspect of the decentralization.
So if the questions ask about the decentralization, the characteristic of decentralization, so you can elaborate of all the process. Now I think the very important questions in the exam, decentralization या democratic decentralization. So we know about it. There is the two major amendments, 73rd and 74. 73rd constitutional amendment 1992, implemented in 24th April 1993, और part 9 was added, and also the 11th schedule was added, also the 29th subject also added in the list in the constitution. तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों से संबंधित है, 74 अमेंडमेंट वो नगर पालिकाओं से संबंधित है. What are the characteristic of the 73rd constitutional amendment? First, 3 level पंचायती राज, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट. बट जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम थी वहाँ मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, वहाँ ब्लॉक लेवल नहीं होगा. तो पहला देखा कि 3 लेवल पंचायती राज स्थापित किया गया. सेकंड, डायरेक्ट इलेक्शन को या डायरेक्ट इलेक्शन को फोकस किया गया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अपवाद रखा गया कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, यानी तीनों स्तर पर राज्य विधानमंडल प्रक्रिया तय करेगा कि कैसे अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए. All the procedure of the Panchayat Raj will be decided by the state legislature. And if you want to fight elections, if you contest the elections in the Panchayat Raj, so you will be over the 20-year age. यानी कि 21 साल की मिनिमम एज डिसाइड की गई चुनाव लड़ने के लिए, और 18 वर्ष मिनिमम एज निर्धारित की गई आपको वोट देने के लिए, आपको मतदान करने के लिए. पंचायत का सामान्य कार्यकाल जो मिनिमम जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, 5 ईयर होगा. लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि वहाँ पर पंचायत का मुखिया की डेथ हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो पंचायत का मुखिया नहीं रहे, तो इन द 6 मंथ आपको इलेक्शन करवाने होंगे. और मान लीजिए कि अब 3 साल के बाद पंचायत के मुखिया को हटा दिया गया, उसके ऊपर कुछ आरोप थे या वह डेथ हो गया, अब 2 साल का कार्यकाल हो गया, तो आपको 6 मंथ में करना होगा. और ये 6 मंथ में जो सरपंच बनेगा वो केवल बच्चे भी कार्यकाल के लिए बनेगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगा. ये भी एक बात आप याद रखिएगा. SC/ST को ऑन द बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रिजर्वेशन दिया गया, और 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स निर्धारित किया गया. हाउ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर डेट, तो स्टेट फाइनेंस कमीशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए अलॉट करें, मनी अलॉट करें, पैसा अलॉट करें, ताकि ये बेहतर तरीके से काम कर पाए. साथ ही एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टेब्लिश किया गया जो पंचायतों में चुनाव करवाएगा. आपको पता है कि राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और सेंट्रल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल इलेक्शंस कमीशंस करवाता है, और स्टेट के लिए, पंचायतों के लिए अलग से किया गया. साथ ही बहुत सारे काम इनके ऊपर बांट दिए गए, कुछ प्रावधान किए गए, और इस प्रकार से यहाँ पर 3 लेवल पर हम देखते हैं कि पंचायत राज की स्थापना इस्टेब्लिश की गई आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992. और ये आपको पता है कि इसको 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दी गई.
ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दे द थ्री मेजर चीज। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, और ग्राम सभा मीन्स द ऑल द पीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। ग्राम पंचायत लोकल लेवल पे बहुत सारे काम करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटाइजेशन, पॉवर्टी रिड्यूस प्रोग्राम्स, और ये सारे काम यहाँ पर होता है। ब्लॉक लेवल या मिडिल लेवल पे पंचायत का जो सिस्टम है, यानी कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, द टोटल पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख, वहां पर ब्लॉक लेवल होगा। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शंस के तहत पीपल्स इलेक्ट करेंगे उसको। लेकिन हु इज द हेड ऑफ ब्लॉक पंचायत, दैट विल बी डिसाइडेड थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन। और इसका जो काम होगा वो ग्राम पंचायतों के आधारों को, ग्राम पंचायत के बेसिस को डिसाइड करना। जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या बेसिस, इसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। The members of the district council are also elected through the direct elections, and the जिला प्रमुख, we also know the head of the district council, जिला प्रमुख, ये जो है आपसी सदस्य आपस में करते हैं। The work of the district council is to monitoring the work of block panchayats, make the coordinations among the block panchayats in the district, and also to monitoring the development programs। तो यहाँ पर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा। थोड़ा सा 74 पर भी हम फोकस कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हमने देखा था कि 1 जून 1993 को ये लागू हुआ, और इसके माध्यम से जो चीज़ें ऐड की गई, 9A 12th शेड्यूल जोड़ी गई, एंड 18 सब्जेक्ट इसके अंदर जोड़े गए। इसके अंदर भी 3 लेवल पे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, 10,000 से 20,000 से कम, 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम, 10,000 से मोर देन 10,000 एंड लेस देन 20,000, डेट इज द नगर पंचायत। नगर काउंसिल 20,000 से ज़्यादा और 3 लाख से कम, लेस देन 3 लाख एंड मोर देन 20,000, एंड नगर परिषद मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन। In the decentralization planning, focus on the decentralization planning and all the subjects जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं आते उनको इसके अंदर कवर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखने का प्रयास किया कि इनके भी जो काम होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, और ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को एक नियोजित व्यवस्था को स्टेब्लिश करने का काम करते हैं। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के सबसे बड़ा रिजल्ट ये आया कि सामान्य तौर पर, या हम देखेंगे कि बेसिकली द डायरेक्ट इलेक्शंस को इम्पोर्टेंस मिली। और ये डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे इम्पोर्टेंट मिली? इस डायरेक्ट इलेक्शन ने एक ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जो प्रक्रिया इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही थी, जो प्रक्रिया इस द प्रोसेस मेक ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स, डिसेंट्रलाइजेशन, रिड्यूस द वर्कलोड, हेल्थ इन्वायरमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, all are the result of decentralization. So are the importance of the decentralization, the headline is importance of the decentralization. Develop initiative of the subordinates, that means if the central level take the decisions for the rural areas, but all the problems of the rural areas they don't aware about that, they can't take decisions with the emotions of the rural area. So now the panchayat, the head of panchayat and the gram sabha take the decisions on their own problems, they solve their own problems. That means that they develop initiatives, they also develop the initiative for the betterment of the panchayat, betterment of the villages. So it is a very good initiative. Second,
डेवलप मैनेजरियल टैलेंट इन द फ्यूचर, आल्सो द मैनेजरियल टैलेंट। अब भैया ये जो डिसीजन हो रहा है यहाँ से हो सकता है इट इज़ द बेस्ट हो, इससे बेस्ट हो, इसका जो डिसीजन हो सकता है इससे बेस्ट हो। तो मैनेजरियल टैलेंट इसमें पैदा हो रहा है ना। मान लीजिए ये रिटायर हो जाएगा तो ये आएगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर से क्या होगा ना कि आप फ्यूचर जनरेशन पैदा कर रहे हो, फ्यूचर लीडर्स पैदा कर रहे हो। तो इससे ये एक होगा। क्यों डिसीजन मेकिंग, अब हो गया कि भाई किसी राजस्थान के किसी गांव का डिसीजन लेना है, अब लेने लेते हुए 2 साल 3 साल लग गए। यहाँ की समस्या है, गांव का पंचायत तुरंत ले रहा है। तो ये भी है कि क्यूब डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इससे आया है। रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल के मैनेजमेंट को रिलीफ मिल रहा है। फैसिलिटेट ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ग्रोथ हो रही है, ग्रास रूट लेवल से ग्रोथ हो रही है। वो ग्रास रूट लेवल से ग्रोथ हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। तो इट इज़ द all about all the conceptuality about the development and the agendas of the development। अगर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से विद सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, दे आल्सो मॉनिटरिंग ऑल ऑफ थिंग। बट द क्वेश्चंस इन द पॉलिटिकल साइंस इज द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो यू कैन एलिब्रेट द 73rd and the 74th constitutional amendment in the very long era, in the 3 levels of the systems, to sharing the powers among their subordinates, among their managerial, they also develop the managerial talent, and the two famous thing to the major outcomes of the decentralizations in the direct participation of the people. Second is अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या होता था कि कोई आ जाके पूछना, आप सरपंच से जाके पूछेगा भैया क्या किया है आपने हमारे लिए, हमारे गांव के लिए क्या किया है, प्लीज टेल मी अबाउट इट। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, इट इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट। रूट लेवल डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन के, जो इंपावर करती है रूट को। भाई कोई भी पौधा आप लगा दीजिए, पौधा बना दीजिए, लेकिन अगर रूट कमजोर हो गई तो उस पौधे की नींव नहीं टेकेगी। तो ये इसको डेवलप करती है। गांधी जी का ओशियन सर्किल भी यही कहता था, सर्वोदय का कंसेप्ट उसका यही था, उनका यही था। अब यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट किया है क्योंकि मुझे पता था आप लोग नहीं पढ़ोगे। तो बिफोर द पासिंग ऑफ 73rd and 74th constitutional amendment, the district level there was no political control on bureaucracy, unlike the state and central level. We continued with the colonial structure where the DC had absolute power within the any accountability। यानी अगर मान लीजिए कि DC से पूछा जाता था और DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर PM को बता नहीं रहा, CM को बता नहीं रहा, तो अब बताइए कि क्या होगा। यानी ये कॉलोनियल मानसिकता थी कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही महाराजा हूँ। अब यहाँ पर लीडर्स डेवलप हो गए, लीडर्स डेवलप हो गए, यानी उनको इंक्लूज कर रहा है, इंक्लूजन कर रहा है लीडर्स का। अब लीडर्स की भी इच्छा है, जनता के बीच में आते हैं। तो देख दे द अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पर एक DC की भी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज चेंज द सिचुएशन रेडिकली, इट इंश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अब अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ा दिया, उनकी ब्यूरोक्रेसी को भी ये वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक यहाँ पर 73rd and 74th amendment, DC was chief executive of the district, responsible for the implementation policies and the schemes of the central and the state government. He basically performed blind functions। अब पहले क्या था कि भैया वही सब कुछ था, DC सब कुछ कर रहा है, तो अब बताओ आप क्या करेंगे। तो क्या क्या इसका परिणाम हुआ अगर हम देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन ने क्या किया है, फ्यूडल जो थिंकिंग थी उसको खत्म किया है। सामंतवादी मानसिकता थी, दबंगई। आप देखोगे कि बेस्ड ऑन कास्ट दे द खौफ पंचायत, द ग्रुप्स ऑफ द पीपल्स। अब नाउ द एवरीवन ऑफ द पार्ट ऑफ पंचायत, एवरीवन विल कंटेस्ट द इलेक्शंस, एवरीवन बीइंग द पार्ट ऑफ पंचायत सिस्टम। तो एक यहाँ पर हमने ये देखा कि फ्यूडल मानसिकता को खत्म किया एंड ऑल द पीपल्स पार्ट कर पाए। What are the major criticisms of the decentralization? तो हम देखेंगे कि आप देखिए बहुत सारी समस्याएं भारत में, अशिक्षा, इलिटरेसी रेट, लोगों को पता ही नहीं है कि 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74 अमेंडमेंट क्या है,
या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो क्या वो पार्ट बनेंगे क्या इसका? अनएजुकेशन या इलिटरेसी रेट कितनी है भारत में? अभी भी 24.8% पीपल्स लिटरेट हैं भारत में, तो आप समझ सकते हो। सेकंड, कास्टिज्म, जातिवाद इतनी ज़्यादा है, तो आप जातिवाद के अंदर कौन होगा? कम्युनलिज्म, ये पार्टिसिपेशन को रोकने वाले कारक हैं। दे आर द एलिमेंट्स, दे स्टॉप टू पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेसी। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, corruption in the panchayati raj system. There are the many criticisms in the of the democratic decentralization. There are the many problems, many criticisms of also the 73rd constitutional amendment, कि आप देखिए कि आपने इस्टेब्लिश तो कर दिया लेकिन राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो पैसे देगी नहीं देगी। नौकरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी है, टोटली डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत के प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास इतना वो नहीं होता है। वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स, सारे की सारी जो व्यवस्था है वो उन्हीं के हाथ में है। बस इम्पोर्टेंस हम इसका देख लेते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? पहला, फर्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स बढ़ गई है, स्ट्रक्चरल यूनिटी आई है। स्ट्रक्चरल यूनिटी आई है, टाइम बाउंड मैनर पे इलेक्शन होने लग गए हैं, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायतों को पैसा देता है। इंस्टीट्यूशंस जो थी उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है, सोशल ऑडिटिंग हो रही है, रिजर्वेशंस, all are the benefits, all are the very important concepts of the panchayati raj systems. They deal with the procedure, they deal with the people's will, people's ideas, they share the people's ideas at the grassroots level. So ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। अब प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आपको इसमें लिखना है? डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के विशेषण। पहले आपको इसमें क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन को स्पष्ट करना है। हमने देख लिया कि डिवीजन ऑफ द पावर अमंग द ऑल यूनिट्स। कौन कौन से डिसेंट्रलाइजेशन हो सकते हैं, पहले डिसेंट्रलाइजेशन बताना है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषता बता दीजिए, क्या होती है विशेषता। हाउ मेनी डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप फाइनेंस बता सकते हो, पॉलिटिकल बता सकते हो। उसके बाद में अब आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट लेवल तक का। तो यू कैन डिस्कस द 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि उसके फ़ायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये सारे इसके अंदर डिस्कस करिए आप। और उसके बाद में आप लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। सामान्य सा पहले डिसेंट्रलाइजेशन को बताइए, उसकी विशेषता क्या है। हम कह सकेंगे कि विकेंद्रीकरण कई प्रकार से फाइनेंशियली है, लेकिन यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्टली आपको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पर डील करना है। उसके बाद में आप पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर ये बता सकते हो कि कैसे इन्होंने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड हाउ इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ए ग्रास रूट, a strong grassroots democracy, a strong
participative democracy, deliberative democracy. So you can discuss in various form that particular answer. So now it is a very good concept. I think one questions will be become on 73rd constitutional amendment. So you can also elaborate with all the dimensions. Firstly, you can describe the decentralizations, how the 73rd amendment will be procedure, and what are the major benefits of the 73rd amendment, how the peoples directly connect with the panchayat or directly connect with the governance, how the governance improve with the good concept, good realities. So now that is the end of uh, our lecture. You can hopefully you can enjoy you enjoy that all the concepts of the decentralizations, all the dimensions of the decentralizations, और आशा करता हूँ कि आप इसको आनंदित तरीके से आनंद उठाएंगे. आज के लिए इतना ही. फिर नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ जल्दी मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार, सादर राम राम.